अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का 5वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ने के लिए आपके दिमाग में एक सिनेरियो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। वो सिनेरियो है द कमिंग एंड राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सब कॉन्टिनेंट। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि मुग़ल एम्पायर्स थे या फिर रिफॉर्मर्स थे या फिर अरब्स थे, उनमें कहीं भी अंग्रेज़ों का या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र नहीं था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सब कॉन्टिनेंट में आई थी। अंग्रेज़ जो कि ब्रिटिश और आज हम जिसे यूके कहते हैं, वहाँ से अंग्रेज़ आए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और फिर वो एज अ ट्रेडर्स बन के आए थे। उसके बाद फिर जो कंपनी की जो मोनोपोली यहाँ पर कायम होगी, उसके बाद फिर जो इवेंट्स होते गए उन्होंने राइज दिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। तो सबसे पहला इवेंट था दी कंपनी राज, जो 1757 में शुरू हुआ था अप टू 1857 जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी कैसे आई और क्यों आई और उसके जो इवेंट्स क्या थे। तो ऑन द एव ऑफ 1600 क्वीन एलिजाबेथ वन, जो लंदन की क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने साइंड द चार्टर टू फॉर्म द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। उन्होंने एक चार्टर बनाया कि जिसमें एक गवर्नर को तैनात किया और एक कंपनी बनाई जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। उनको ईस्ट इंडीज़ मतलब ये जो सब कॉन्टिनेंट के रीजन थे या फिर दूसरे जो ईस्ट के रीजन थे, वहाँ पर आप जाओ और वहाँ से जो सारा कुछ माल है वो वापस यूके लेकर आओ फॉर द सेक ऑफ स्टॉकिंग। उन्होंने अपना एम्पायर को राइज करना था, क्योंकि उस वक्त यूरोपियन कॉलोनीज़ या यूरोपियन एम्पायर्स थे। फ्रेंच एम्पायर हो गया या फिर यूके का ब्रिटेन एम्पायर हो गया या फिर डच एम्पायर हो गया, उनके दरमियान रेस चल रही थी कौन ज़्यादा ज़मीन हड़पता है या फिर कौन ज़्यादा पैसे या फिर गोल्ड या फिर डायमंड कलेक्ट करता है। तो 1600 के दरमियान क्वीन एलिजाबेथ ने ये कंपनी बनाई। उसके बाद दी मैसिव ब्रिटिश कोऑपरेशन, ये कंपनी वाज फाउंडेड अंडर क्वीन एलिजाबेथ वन एंड रोज टू एक्सप्लॉइट ओवरसीज ट्रेड एंड बिकम अ डोमिनेटिंग ग्लोबल पावर। ये बढ़ते बढ़ते कंपनी एक डोमिनेटिंग ग्लोबल पावर हो गई, जिसको ये कहा जाता है कि जिसके अंदर 2,60,000 से ज़्यादा सोल्जर्स थे, जो कि एक नेशन आजकल की नेशन से ज़्यादा माने जाते हैं। उसके अंदर खाली इतने सिपाही थे कंपनी के अंदर। इट्स बिजनेस फ्लडेड इंग्लैंड विद अफोर्डेबल टी, कॉटन, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस एंड रिचली रिवार्डेड इट्स लंदन इन्वेस्टर्स विद रिटर्न एज हाई एज 30%। उन्होंने जो कलेक्ट किया था यहाँ से, टी कलेक्ट की और कॉटन टेक्सटाइल्स या फिर स्पाइसेस, मिर्चा में जिसे कहते हैं, या फिर ऐसे रिसोर्सेज जो यहाँ से कलेक्ट करके यूके ले जाने लगे, जिसमें माना जाता है कि 30% ऑफ इकोनॉमी, वो 30% ऑफ इकोनॉमी थे उनकी, जो 100% में से 30% तो यही थे रिसोर्सेज जो वहाँ लिए जा रहे थे। उसके बाद व्हेन द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन ट्रेडर्स अराइव्ड इन इंडिया, दे हैड टू करी फेवर विद लोकल रूलर्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द पावरफुल मुगल एम्पायर दैट एक्सटेंडेड अक्रॉस इंडिया। वो एज अ ट्रेडर्स बन के आए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी मोनोपोली कायम कर ली। मोनोपोली कैसे कायम कर ली कि सब कॉन्टिनेंट में ऐसा होता आया है कि जो वहाँ यहाँ पर ट्रेड करने आते थे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के साथ मिलकर अपनी मोनोपोली कायम कर लेते थे। जैसे अरब्स ने किया और फिर अंग्रेज़ों ने भी ऐसे ही किया। वो अपने साथ मिलाते गए लोगों को और उनको एक्सप्लॉइट करते गए, हड़पते गए। इंडियन रूलर्स इनवाइटेड लोकल कंपनी बॉसेस टू कोर्ट, extracted bribes from them and recruited the company's muscle in regional warfare, sometimes against French or Dutch trading companies। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दूसरे जो बाहर से लोग ट्रेड करने आते थे, वो ज़ाहिर उनके पास पैसा होता था, उनके पास ताकत होती थी। जो यहाँ पर जो रूलर्स थे, जो छोटे मोटे, वो एक बड़ी ज़मीन हड़पना चाहते थे, तो वो उन बाहर से जो लोग आते थे उनके साथ मिलकर उनसे लालच लेकर, पैसे वगैरह लेकर, जो बड़ी रीजन के जो रूलर थे उनके खिलाफ बगावत करते थे, उनसे लड़ते थे। तकरीबन ऐसा भी होता था कि फ्रेंच और डच कंपनी से भी ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर लड़े थे। उसके बाद क्या हुआ? द मुगल एम्पायर कंसंट्रेटेड इट्स पावर्स इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया, लीविंग कोस्टल सिटीज़ मोर ओपन टू फॉरेन इन्फ्लुएंस।
जो मुग़ल एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा आप पिछले लेक्चर्स में डिक्लाइन होता जा रहा था, उसकी मेन वजह ये थी कि उनका जो पावर था वो अप टू द इंटीरियर रीजन्स तक। फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बाउंड्रीज़ की बात करें ना, तो उनका जो इन्फ्लुएंस था बाउंड्रीज़ के अंदर ही था। जो बाउंड्रीज़ के कोस्ट थे, बाउंड्रीज़ के ऊपर जो होते हैं कोस्ट जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, वहाँ पर उनकी मोनोपोली नहीं थी। वहाँ पर जो पावर थी वो कम थी उनकी, इसीलिए वो कंपनीज पहले कोस्ट पर आती थी, वहाँ पर अपना जो डेरा जमाती थी, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ती थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। A major turning point in the East India Company's transformation from a profitable trading company into a full-fledged empire came after the Battle of Plassey in 1757 between Nawab Sirajuddin Daulah, the last independent Nawab of Bengal, Bihar and Orissa, and East India Company. तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता राइज करती गई, कुछ लोगों से मिलकर, कुछ जो बेट्रेल थे उस वक्त के, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपना हाथ मिला लिया था, आम लोग, तो उन्होंने मिलकर आहिस्ता उनसे मिलकर आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ती गई और फुल फ्लेज उनका जो एम्पायर कायम हुआ वो 1757 में कायम हुआ, जिसमें कहा जाता है कि प्लासी में जो बैटल लड़ी गई, जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है, बिटवीन नवाब सिराजुद्दीन दौला, आखिरी जो रूलर थे ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट के, नवाब सिराजुद्दीन दौला, उनके दरमियान और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। उसमें यह कहा जाता है कि जो 50,000 सोल्जर्स थे वो नवाब सिराजुद्दीन दौला की आर्मी में थे, और सिर्फ 3,000 जो कंपनी मैन थे, सोल्जर्स थे, वो कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थे। तो ये बैटल तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीती। वो कैसे जीती, इसमें यह कहा जाता है कि उस वक्त जो एक सिपाही था मुगल्स का, बहुत ही ईमानदार, और उसने बगावत कर दी थी, वो मिल गया था किससे, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। उसके बाद फिर इनकी डिफ़ीट हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि 1757 में जैसे इनकी मोनोपोली कायम हो गई, तो जो एक्चुअल जो पावर्स थे प्राइम मिनिस्टर के, यूके के पावर्स थे, वो उन्होंने इम्पोज करना शुरू कर दिए। वो कब शुरू किए, 1773 में, 1773 में, फॉर्मली ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772। उन्होंने डिफरेंट एक्ट पास किए कंपनी की मोनोपोली कम करने के लिए, और एक्चुअल जो यूके के पावर थे वो सबमिट करने के लिए। यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी की जो पहले यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो कंपनी आई थी, उन्होंने ट्रेड किया, यहाँ पर मुसल्लित हुए, जो एक्चुअल पावर्स थी वो कब हुई, उन्होंने एक्ट पास किया, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रलाइज्ड पावर हम जिसे कहते हैं, डायरेक्ट यूके से पावर उन्होंने रेगुलेट करना शुरू कर दिया सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फॉर्मली द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772, वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन intended to fix the management of the East India Company's rule in India. It marked the first step towards parliamentary control of the East India Company rule in India. इसमें यह कहा जाता है कि पार्लियामेंट के, जो मैंने आपको बताया, वो एक्चुअल पावर थी, वो इन एक्ट्स के दौरान शुरू हो गई। पार्लियामेंट कंटिन्यूड टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एक्सटेंडिंग इट्स चार्टर फॉर ओनली 20 ईयर्स। जो इनके जो एक्ट थे वो आफ्टर 20 ईयर्स वो लगाते गए। फॉर एग्जांपल इनका जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री एक्ट था वो 1773 में इन्होंने पास किया, फिर आफ्टर 20 ईयर्स 1793 में, फिर आफ्टर 20 ईयर्स 1813 में, फिर 33, फिर 53 में वो अपडेट करते गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली कम करके सेंट्रलाइज्ड पावर बढ़ाते गए। सक्सेसफुली विटेड अवे दी कंपनीज कमर्शियल राइट्स एंड ट्रेडिंग मोनोपोलीज। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि एक तो ये मेन वजह थी एक्सटेंडिंग की कि वो मिल गए थे, लोकल जो पीपल थे वो ईस्ट इंडिया कंपनीज के साथ मिल गए थे। दूसरा था जो नहीं मिले थे उनको इन्होंने, कंपनी ने कैसे हराया, थ्रो बैटल्स, जिसमें हम देखते हैं कि एक्सपेंशन थ्रो बैटल्स। द बैटल ऑफ बुक्सर हुई 22 और 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। उसके बाद फिर एंग्लो मैसूर वार हमने देखी 1766 से 1990 तक, 1799 तक। उसके बाद फिर एंग्लो मराठा वार्स 1772 से 1818 तक। उसके बाद एंग्लो सिख वार्स।
ये जो वार्स लड़ी गई थी इनको आपने डीप में नहीं पढ़ना, आपने बस ये इवेंट याद रखने, आपने डेट्स याद रखनी, बिकॉज एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। तो ये एंग्लो का मतलब जो ब्रिटेन के अंग्रेज़ थे उन्हें एंग्लो कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कुछ मैसूर वार्स हुई थी, ये आपने याद कर लेनी है फॉर द सेक ऑफ फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। जो एमसीक्यूज वन पेपर में आते हैं या फिर उसमें जो हमारा 100 मार्क्स का पाकिस्तान अफेयर का पेपर आता है उसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, वो आपने ये मैसूर वार्स आपने याद करनी है, जो हैदर अली और टीपू सुल्तान वगैरह के दरमियान, इन 4 रूलर्स से इनके दरमियान लड़ी गई थी वर्सेस ब्रिटिश। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया एक सिनेरियो, हमने बिल्ड कर दिया कि अंग्रेज़ आए थे यहाँ पर, उन्होंने अपनी मोनोपोली कायम की थ्रू वॉर्स, थ्रू अलायंसेस वगैरह। ये तो हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट में। सीएसएस में आपने कैसे लिखना है वो हम देखेंगे, ऐसे कि उसमें आपने कॉजेज़ देने पड़ेंगे, इवेंट्स देने पड़ेंगे, आफ्टर मैथ्स देने पड़ेंगे, इफ़ेक्ट्स क्या हुए। तो अगर हम काजेज़ की बात करें तो वो एज यूजुअल हम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस वगैरह में डिवाइड करेंगे। काजेज़ ऑफ रिवोल्ट में पॉलिटिकल काजेज़ हम अगर देखें तो वो होंगे एनेक्सेशन पॉलिसी, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, द पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन, मतलब सब्सिडारी अलायंसेस, मिलजुल कर आप आए। फॉर एग्जांपल एक फॉरेन से लड़का आता है, वो यहाँ के लोकल को बोलता है कि मैं यहाँ पर फैक्ट्री कायम करना चाहता हूँ, तो आप भी थोड़ा आप अपनी ज़मीन दो, मैं पैसा दूंगा, तो आपस में मिल जाते हैं। ऐसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दी पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन, अलायंसेस उन्होंने बनाना शुरू कर दिए। सेकंड काज क्या था, द पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उसका मतलब क्या, अ पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन फॉलोड बाय ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। पहले तो उन्होंने ट्राई किया कि किसी न किसी तरह आप उनको जो लोकल रूलर्स थे उनको आप अलायंसेस में कन्वर्ट कर दो। फॉर अभी जैसे मैंने बताया फॉरेन आया और यहाँ पर एक लोकल पीपल है, उनके दरमियान, दोनों के दरमियान सलाह सुलह हो गई। अगर वो नहीं मान रहा तो फिर आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इस्तेमाल कर दो, अ पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन फॉलोड बाय द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। उसके बाद सेकंड का था द पॉलिसी ऑफ मिस गवर्नेंस। उनकी जो गवर्नेंस थी वो मिस गवर्नेंस कैसे थी, जो लोकल पीपल थे उनको वो तरजीह नहीं दे रहे थे, वो अपनी कंपनी को ही बस यहाँ से आए लूट कर बाहर बेचते जा रहे थे, यूके बेचते जा रहे थे। द मिसट्रीटमेंट ऑफ मुगल एम्परर्स, जैसे हमने अभी देखा कि मुगल एम्परर्स की जो उस वक्त पावर थी वो बहुत कम हो गई थी। इंग्लिश लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड विद द पर्शियन। उस वक्त जो अंग्रेज़ों से पहले हमने देखा मुगल एम्पायर में जो लैंग्वेज, अभी जैसे हम कहते हैं ना नेशनल लैंग्वेज, उस वक्त सब कॉन्टिनेंट की जो नेशनल लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन। तो इन्होंने इंग्लिश मुसलत कर दी, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह जो लैंग्वेजेस थी वो पर्शियन में, इंग्लिश में हो गई एज़ कम्पेयर टू पर्शियन। तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर काजेज, पॉलिटिकल काज ऑफ रिवोल्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक कॉज ऑफ रिवोल्ट क्या थी। इकोनॉमिक कॉज ऑफ रिवोल्ट थी हैवी टैक्सेशन, टैक्स लगा दिए गए। आपने जो चीज़ खरीदनी है आप उसका टैक्स दो, जैसे हम अभी पाकिस्तान में कहते हैं ना कि कोई चीज़ खरीदनी है तो उसका गवर्नमेंट टैक्स लिखती है, टैक्स लेती है, हम टैक्स देते हैं। उस वक्त यही वो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद फिर करप्शन थी, जो बहुत ज़्यादा हाई रैंक्स के जो ऑफिसर्स थे उनके दरमियान। उसके बाद फिर इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन इन यूरोप एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब यूरोप में शुरू होता है ड्यूरिंग द 15th एंड 14th सेंचुरी, तो उस वक्त ज़ाहिर ये मशीन्स आपने बनाई, मशीन्स को चलाने के लिए उसके अंदर कुछ मवाद होगा, उसके अंदर कुछ सामान होगा, तभी आप उस मशीन्स को चलाओगे ना, खाली तो नहीं चलाओगे। तो रॉ मटेरियल्स चाहिए था, वो रॉ मटेरियल्स तो यूरोप में पैदा होता नहीं, उनके पास इतनी जो ज़मीन ज़रखेज़ नहीं है, तो वो रॉ मटेरियल्स जाता था यहाँ से सब कॉन्टिनेंट से, सारा लूट कर वहाँ लेकर जाते थे। तो और यहाँ पर क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, और वहाँ पर क्या थी, एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया थे ये रॉ मटेरियल्स जो यूरोप भेजे जा रहे थे। उसके बाद फिर न्यू एग्रेरियन पॉलिसी, ब्रिटिश कॉन्फिस्केशन ऑफ द लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैनी लैंडलॉर्ड्स। जो लैंडलॉर्ड्स की उन्होंने ज़मीनें भी हड़प कर दी थी। एग्रेरियन पॉलिसी, आप पॉलिसी ऐसी बनाओ जिसमें आप ये कहो कि इतने साल बाद ये ज़मीन हम लीज़ पर ले रहे हैं, उसके बाद फिर हड़प कर देते थे। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर अभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मानी जानी एक हाई लेवल की मानी जानी जाती है, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी इन्होंने बुरा हाल कर दिया था। क्यों? क्योंकि
उस वक्त यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, यहाँ पर उन्होंने तरजीह नहीं दी, सारा माल वहीं लेकर जा रहे थे। उसके बाद फिर हम देखते हैं सोशल काजेज़ क्या थे। सोशल काजेज़ सबसे पहला था सुपरियरिटी ऑफ ब्रिटिश कल्चर ओवर इंडियन कल्चर। ब्रिटिश कल्चर को ज़्यादा तरजीह दी जा रही थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लोकल से उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़ालिमाना था, रेप कर देते लड़कियों का। और उसके बाद जो आर्मी ऑफिसर्स थे यहाँ पर जो लोकल थे उनको मारते थे। उसके बाद फिर लो रैंक्स इन आर्मी, आर्मी में कोई ज़्यादा बड़ा रैंक नहीं दिया जाता था, सिपाही एज अ सिपाही भर्ती करते थे। उसके बाद फिर रिटायरमेंट एज भी उनकी नहीं थी, बस आप काम करते ही जाओ, आर्मी में आ गए अप टू दी डेथ, आपने काम ही करना है आर्मी में। उसके बाद फिर मेगर सैलरी भी बहुत ज़्यादा कम देते थे, जिसमें गुजारा नहीं हो पाता था लोकल्स का। उसके बाद फिर इन्वेंशन ऑफ इनफील्ड राइफल्स द इमीडिएट कॉज। ये हम देखते हैं कि उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले उन्होंने जो छोटी छोटी जंगें लड़ी थी उसमें उन्होंने जो राइफल्स बनाई थी वो कहते हैं कि सूअर के गोश्त और जो काऊ का गोश्त है उनसे बनाई जाती थी। और अभी भी हम देखते हैं कि हिंदुओं में काऊ एक गौ माता हम कहते हैं जैसे माना जाता है, या फिर उसके बाद फिर जो सूअर होते हैं वो हराम है इस्लाम में। तो इन दोनों के गोश्त से वो राइफ़ल्स बनाते थे, और फिर उनको जो राइफ़ल्स की जो हम कहते हैं कि पिस्टल जो बुलेट्स होते थे वो बनाते थे। और बुलेट्स को जब यूज़ करते थे तो उनको फिर मुंह में डालकर उसकी जो खोपड़ी खोलनी पड़ती थी, उसके बाद फिर उसमें बंदूक में डालना पड़ता था। तो जब ये लोगों को जो सिपाही थे उनको पता चला कि ये सारा सिनेरियो है तो उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। ये एक इमीडिएट कॉज था, बिकॉज़ हिंदू गाँव को माता मानते हैं और सूअर जो इस्लाम में हराम है, तो इसी वजह से। उसके बाद फिर हम रिलीजियस काजेस देखते हैं क्या थे। अराइवल ऑफ मिशनरीज़, हिस्ट्री के बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि जहाँ जहाँ पर एक्सप्लोर करते थे नई लैंड्स को, जो यूरोपियन एम्पायर से जहाँ जहाँ जाते थे अपने मिशनर्स लेके जाते थे। जैसे हम कहते हैं अभी, जैसे कहते हैं ना तबलीगी लोग थे अंग्रेज़ों के, वो यहाँ वहाँ जाते थे, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे। उसके बाद फिर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड मॉस्क। सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी मॉस्क या फिर टेम्पल्स बनाए जाते थे उनके ऊपर ये टैक्स लगा देते थे। और उस वक्त जो लोगों की हालत ऐसी नहीं थी कि वो टैक्स पे कर सकें मॉस्क या फिर टेम्पल बनाने के लिए। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न इनोवेशंस, देन लेजिस्लेशन फॉर सती एंड री मैरिजेज ऑफ विडोज़। सती मतलब कि अगर कोई इंसान मर जाए हिंदुज़म में, उसके बाद फिर उसकी जो वाइफ थी उसको ज़िंदा जलाया जाता था, ठीक है, उसी के साथ। और उसके बाद फिर इस्लाम में भी, इसके अंदर सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो विडोज़ थी उनकी री मैरिज पर मसला होता था। तो जब भी ये एक सिनेरियो होता था तो फिर ये लेजिस्लेशन बिठा देते थे जो लोगों को मंजूर नहीं था, सब कॉन्टिनेंट के लोगों को। ये तो हो गए कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस। उसके बाद हम देखते हैं रिबेलियन इवेंट्स क्या हुए थे ड्यूरिंग दी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला जो इवेंट था वो था मंगल पांडे, जो एक मूवी भी है, मंगल पांडे मूवी, अगर आई थिंक सो आपने देखी होगी या फिर देख लेना, जिस आप देखना उसमें कैसे जो मंगल पांडे का रोल आमिर खान ने प्ले किया है, वो कैसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े। वो पहले अंग्रेज़ों के साथ थे, उसके बाद फिर उनके ख़िलाफ़ हो गए, क्यों हो गए, सारा सिनेरियो उसमें मूवी में दिखा दिया है, आपको वो याद रहेगी। वो आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करके एग्ज़ाम में लिख देने। ड्यूरिंग द इवेंट्स ऑफ मंगल पांडे, इट प्लेड की पार्ट्स इन इवेंट्स इमीडिएटली preceding the outbreak of the war. In late March 1857, he attacked British officer at the मिलिट्री गैरिसन इन बारकपुर में उन्होंने हमला किया था। उसके बाद ही वाज अरेस्टेड एंड देन एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश ऑन 8th of April। देन हम देखते हैं कि मीरठ का जो इंसिडेंट होता है उसमें क्या हुआ था। 6 मई को 85 सोल्जर्स आउट ऑफ 90 उन्होंने मना कर दिया था कि हम कार्ट्रिज नहीं खाएंगे, दांतों से नहीं तोड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया राइफल्स की जो बुलेट्स थे वो उसके काऊ और सूअर के गोश्त से बनाए जा रहे थे, जो कि खिलाफ थे दोनों रिलीजन्स के। उसके बाद क्या हुआ, उन जो 85 सोल्जर्स से उन्होंने मना किया था उनको फिर सूली पर चढ़ाया गया, उनकी जो ड्रेसेस उतारी गई इन फ्रंट ऑफ आवाम पीपल, उन्होंने ड्रेसेस उतारी। तो फिर 10th of May उन्होंने
ये फ़ैसला कर दिया कि हमने ये जंग लड़नी है। एक्चुअल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गई। देन हम देखते हैं कि रीजंस ऑफ फेल्यूर क्या थे। ये हमने देखे कॉजेज़, इवेंट्स, उसके बाद फिर रीजंस ऑफ फेल्यूर। तो जब वार हुई उस वक्त जो लीडर्स थे, ज़ाहिर है जब आपके अंदर एक आपकी कम्युनिटी के अंदर स्ट्रेंथ, आपके अंदर वो यूनिटी नहीं है आपकी कम्युनिटी के अंदर, या फिर लीडर्स का समझौता नहीं है एक दूसरे के अंदर, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ज़ाहिर है तो बाहर के लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे। ऐसा ही हुआ रीजंस ऑफ फेल्यूर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी। लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन द लीडर्स, पर्सनल इंटरेस्ट जो आ रहे थे लीडर्स के, डिफरेंट लीडर्स थे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी हिंदू, मुसलमान, सिख, सारों ने इकट्ठा। तो जब वार चल रही थी तो हिंदू एक साइड हो गए, सिख एक साइड हो गए और मुसलमानों को लड़ना पड़ा। तो यही था कि पर्सनल इंटरेस्ट आ गए, इनकम्पिटेंसी ऑफ मुगल एम्परर्स, लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, आउटडेटेड वेपन्स, इनके पास वेपन्स भी नहीं थे, और इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के पास एक से एक अपडेटेड वेपन था। लैक ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग थी लोकल्स के पास, लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं थे। हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी उनके सोल्जर्स के पास रिसोर्सेज थे, टेलीफोन वगैरह था, इनके पास कोई नहीं था पैगाम वगैरह पहुंचाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वॉर कंट्री के एक हिस्से में चल रही है, दूसरी वार दूसरे हिस्से में चल रही है, तो उनके दरमियान कांटेक्ट कैसे कायम करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनीज तो कर रही थी, तो टेलीफोन उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे लोकल्स के पास। उसके बाद लैक ऑफ पॉपुलर सपोर्ट, लॉयल्टी ऑफ इंडियन रूलर्स टू ब्रिटिश एंड ब्रिटिश स्ट्रेंथ। देन हम देखते हैं कि आफ्टर मैथ्स ऑफ वॉर क्या हुआ है। आफ्टर मैच जब वार ख़त्म हो गई तो उसका ज़्यादा जो मेजर इम्पैक्ट था वो पड़ा था मुस्लिम्स के ऊपर, बिकॉज़ अंग्रेज़ ऐसा मान रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ऐसा मान रहे थे कि मुस्लिम्स ने ये वार छेड़ी और ये ही सबसे पहला कॉज हैं। बिकॉज़ मुस्लिम उस वक्त थे वो उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा भड़क उठे थे, या फिर वो नहीं चाह रहे थे हमारे ऊपर कोई और रिलीजन मुसलत हो, या फिर हमारे ऊपर कोई और पीपल आकर राज करें। बिकॉज़ उस वक्त मुग़ल एम्पायर का राज था। तो एंड ऑफ मुग़ल एम्पायर, उन्होंने ख़त्म कर दिया मुग़ल एम्पायर। ब्रिटिश हेट्रेड टूवर्ड्स मुस्लिम्स बढ़ गई, उनको ऑफिस में जॉब्स नहीं दी गई एज़ कम्पेयर टू हिंदूज़ को थोड़ी बहुत जॉब्स दी गई, लेकिन मुस्लिम्स को बिल्कुल भी जॉब्स वगैरह नहीं दी गई। उनके साथ बिहेवियर जो कि डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि राइज़ ऑफ नेशनलिज़म। राइज ऑफ नेशनलिज्म में मतलब पाकिस्तान मूवमेंट्स वहाँ से शुरू हुई। हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे जो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो तहरीक शुरू की थी, और हम देखते हैं कि उसमें अलीगढ़ मूवमेंट का भी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, उसके बाद हम ये तो पहला काज था आफ्टर मैथ्स ऑफ वार इफ़ेक्ट, ये था पहला कि मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ उनकी जो साजिशें थी, कंस्पेरेसी वगैरह। दूसरा मेजर इफ़ेक्ट ये हुआ कि कंपनी का राज ख़त्म हो गया टोटली। अब जो ब्रिटिश जो यूके की पार्लियामेंट थी उनका डायरेक्ट पावर अप्लीकेबल था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश राज, ठीक है, कंटिन्यूड अंटिल 1947, जो 1857 से लेकर 1947 तक कायम रहा। कैंसलेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ख़त्म कर दी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? अ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इनिशिएटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अबाउट द प्रिंसिपल स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद फिर द कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो कंपनीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थे वो सारे ख़त्म हो गए। इट्स इंडियन पोजीशंस एंड आर्म फोर्सेस वर टेकन बाय द ग्राउंड। जो कंपनी के जो सिपाही वगैरह थे या पावर्स वगैरह थे वो डायरेक्ट आ गए ग्राउंड के अंदर, जो यूके में रहता था, यूके का ग्राउंड था उसी के अंदर। अबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिज़ोल्व बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1874। 1874 में अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश कर दी गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी, मैंने आपको शुरू में बताया था, क्वीन एलिजाबेथ ने गवर्नर ऑफ कंपनी बनाई थी। तो जब ईस्ट इंडिया आफ्टर 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे उनको भी खारिज कर दिया गया, उसकी जगह वॉइस रेस को भेजा गया। जैसे हम कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट होते हैं, वज़ीर होते हैं हमारे, तो ऐसे ही वॉइस रेस ऑफ क्राउन भेजे गए
जो देखभाल करते थे अकॉर्डिंग टू दी सब कॉन्टिनेंट्स सिचुएशन। ठीक है, जो फर्स्ट वायसरॉय था वो था लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसरॉय। ये था हमारा आज का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके इवेंट्स, काजेज़, आफ्टर मैथ्स और इफ़ेक्ट्स क्या पड़े। इसमें अगर हम लास्ट में मैंने एक कोटेशन भी दे दी है जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी पड़ेगी, जैसे मैं हर लेक्चर में देता हूँ एक कोटेशन जो आपने याद करके एग्ज़ाम में लिखनी है। जेम्स वैन ब्रांडेट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पेज 119। वो कहते हैं कि दी सिपाही म्यूटनी वाज स्पेशली डिज़ास्ट्रस फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडियाज़ मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनके खिलाफ जो एक व्यवहार था वो बहुत ही डिज़ास्टर्स था ब्रिटिश का। The British assigned them the burnt of blame for the uprising and subsequently limited opportunities for advancement to Muslims that Hindus of the subcontinent enjoyed। ये कहते हैं कि मुस्लिम्स के दरमियान ब्रिटिश की हेट्रेड ज़्यादा हो गई और वो ऐसा समझते थे कि जो इसकी जो 1857 की जो अपराइजिंग थी, रिवॉल्ट था, उसका मेजर काज थे मुस्लिम्स, तो उनको वो पोजीशंस वगैरह भी नहीं दे रहे थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो हिंदूज़ को मिल रही थी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। आपने रट्टा लगाना है ताकि आपको ये सारी चीज़ें भूलें ना, बिकॉज ये सारा रट्टा है प्री पार्टीशन जो आपने 2-3 बार जब इस चीज़ को रटोगे फिर एग्ज़ाम में आसानी से लिख लोगे। थैंक यू।